अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मेरा नाम ज़शान बशीर है। नाज़रीन, मुल्क में सियासी गहमा गहमी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि अपोजिशन पार्टीज़ मिल बैठी हैं, खुसूसन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो अहम मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ साहब कराची तशरीफ़ लेकर आए बिलावल हाउस में। तारीख में पहली मरतबा बिलावल हाउस में वफ़द के हमरा वो गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और आने वाले दिनों के लाहे अमल पर बातचीत की गई। खुसूसन APC के हवाले से यहाँ पर तबादला ख्याल किया गया। APC की बात की जाए तो 20 सितंबर की तारीख मुकर्रर पाई है और ये इस्लामाबाद में APC होगी, जिसकी मेज़बान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के खासे गिले शिकवे थे अपोजिशन की बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। उनका ये कहना था कि दीगर तमाम छोटी पार्टीज तो एक तरफ थीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असम्बली में हुकूमत का साथ दिया, जिस पर उन्होंने खासी बरहमी का, खासी नाराज़गी का भी इजहार किया। अब मौलाना फजलुर रहमान को भी मना लिया गया है और APC होने के लिए जा रही है 20 सितंबर को। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हुकूमत के खिलाफ क्या लाहे अमल अपोजिशन पार्टीज तरतीब देती हैं। रहबर कमेटी का इजलास हुआ इस सिलसिले में। अकरम खान दुरानी ने उसके बाद मीडिया से बात की और उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा कि जो तासुर मीडिया में दिया जाता है कि अपोजिशन में इख्तलाफ है, अपोजिशन में दरार है, ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मीडिया से बात करते हुए, मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको वो दिखा। वक्त में हमारी रेबर कमेटी की मीटिंग नहीं हुई थी। मीडिया पे भी बातें आई थी कि अपोजिशन तकसीम है। कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है अपोजिशन का। 20 तारीख को इस्लामाबाद में बिलावल हाउस पे मीटिंग होगी अपोजिशन की, APC की। हमारी लीडरशिप जिस तरह वो चाहेगी, जो भी तजवीज़ उनकी होगी इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। और अभी हालात चूँकि इस मुल्क के इस नहज पे जा चुके हैं कि इसमें एक दिन की देर भी जो है वो बहुत बड़ी तकलीफ दे है। तो रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम खान दुरानी ने तमाम तर इख्तलाफात की तरदीद कर दी जो कि अपोजिशन के बारे में जिनकी बात की जा रही थी कि वो मौजूद हैं। इस मौके पर एहसन इकबाल साहब ने भी मीडिया से बात की और उन्होंने भी हुकूमत को खासी तनकीद का निशाना बनाया। राजा परवेज़ अशरफ जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनका यह कहना था कि हम हुकूमत का साथ FATF की जो कवानीन की मंजूरी है सिर्फ उस हद तक देंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। शेख रशीद साहब ने इस पर जो है वो कमेंट किया और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को नशिस्तन, गुफ्तम और बर्खास्तन से ज़्यादा करार नहीं दिया। कहते हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएं तो ऐसा नहीं होगा। ये जमातें कभी भी असम्बलियों से मुस्ताफ़ी नहीं होंगी। ज़रा उनकी भी बात सुन लेते हैं। प्रॉब्लम फजलुर रहमान साहब का है। फजलुर रहमान साहब की जो सियासत है वो गुफ्तन, शनीदन और बर्खास्तन से ज़्यादा नहीं होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देंगे और अगर फजलुर रहमान साहब कोई तहरीर मांग रहे हैं तो तहरीर भी ये नहीं देंगे। ये वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब का कमेंट इस हवाले से और इनकी पेशगोइयाँ खासी दुरुस्त भी साबित होती हैं सियासत में। बहरहाल अब देखना यह है कि APC में क्या लाहे अमल तय पाता है। इन हाउस चेंज पर तमाम जमातें मुत्तफिक होती हैं क्योंकि ये भी एक ऑप्शन है जो कि ज़ेर गौर है। और इसके अलावा शफाफ इलेक्शन की अगर बात की जाए, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा से ये मुतालबा करते रहे हैं कि दोबारा से शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ ताकि अवामी मैंडेट से गवर्नमेंट जो है वो सामने आए। अच्छा, अब 2 रोज़ पहले जो एक नई डेवलपमेंट हुई है वो वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब कराची गए हैं, सिंध गए हैं और वहाँ पर उन्होंने मंसूबों का ऐलान किया है, तरक्याती पैकेज का ऐलान किया है और 1100 अरब रुपए का तारीखी पैकेज उन्होंने कराची को दिया है। पैकेज तो पहले भी आते रहे हैं, पैकेज पर पैकेज अनाउंस किए जाते रहे हैं, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में हो या उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में या अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौर में। इससे पहले भी 162 अरब रुपए का शायद आपको याद होगा कि कराची के लिए तरक्याती पैकेज अनाउंस किया गया था। इसके अलावा हर साल बजट में सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी कराची के लिए पैकेजेस अनाउंस किए जाते हैं। अवाम इससे किस हद तक मुतमईन है और अवाम इन तमाम पैकेजेस को और इन मंसूबों को किस तरह से देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अवाम यहाँ पर जो है वो खासे उचाट दिखाई देते हैं। अब ये पैकेज जो है वो कराची की तकदीर किस तरह से बदलेगा यकीनन ये भी देखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि सूबे में
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्किंग रिलेशनशिप का माहौल हमें दिखाई दे रहा है। यहां पर वो मिलकर इन तमाम मंसूबों पर काम करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एपीसी में शिरकत करने के लिए जा रही है, यकीन दहानी करवाई गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर मौजूद होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी टेलीफोनिक तौर पर जो है वो उसमें शिरकत करेंगे। तो अब एक जानिब ऑपोजिशन हो रही है, दूसरी जानिब वर्किंग रिलेशनशिप है, ये पैरेलल कैसे लेकर चलेंगे, इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान आने ग्रामी उनका तारुफ आपसे करवाता चलूं। रमेश कुमार साहब मेरे साथ हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। रमेश कुमार साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा शिजा फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी MNA हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है। शिजा फातिमा साहिबा आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और नदीम असगर कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। कायरा साहब आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। रमेश कुमार साहब मैं आपसे सबसे पहले जो है वो बात करना चाहूँगा, ये जो अभी एक सियासी गर्मा गर्मी हम देख रहे हैं, APC की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तमाम अपोजिशन जमातें जो है वो मुत्तफिक दिखाई दे रही हैं कि वो इस APC में शिरकत करेंगी और उसके बाद हुकूमत के खिलाफ एक नए लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा जिसकी क़यादत मुमकिना तौर पर बिलावल भुट्टो साहब जो वो कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो ये कहा था कि हम ये जिम्मेदारी जवान कंधों पर डालेंगे। तो आने वाले दिनों में सियासी लिहाज से आप क्या माहौल देख रहे हैं मुल्क में और हुकूमत कैसे टैकल करेगी इन तमाम चीज़ों को? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, APC हो चाहे अपोजिशन इत्तेहाद कितना भी मजबूत हो, गवर्नमेंट को इन इत्तेहादों से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनका मेन जो बेस है वो अपने बचाव तहरीक के हवाले से है, कोई अवामी इशूज के हवाले से नहीं है। और अवाम ने पहले ही फैसला दे चुका है और अवाम को आज भी अपोजिशन की किसी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद नहीं है। दूसरी चीज ये कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, मगर ये हकीकत है कि अपोजिशन की सारी पॉलिटिकल पार्टी के आपस में डिफरेंसेस इतने हैं कि एक दूसरे को ये कहते हैं कि हमें लिख के दें। अगर सेनेट की बात हो या मौलाना फजल रहमान का जो पहली जो लॉन्ग मार्च हुआ था उस टाइम पे भी जो है वो एक दूसरे के ऊपर नून लीग कहती है कि पीपुल्स पार्टी ने धोखा दिया, पीपुल्स पार्टी कहती है नून लीग ने धोखा दिया, सेनेट में भी ये है, मौलाना कहता है कि सबने पूरे धोखा दिया। तो ये आपस में जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो खत्म हो चुका है और इसी वजह से ही मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आप हमें रिटर्न में दें। तो हमें अपोजिशन की APC से खतरा नहीं है। हाँ, APC से मुल्क को जरूर ये खतरात हैं कि जो गवर्नमेंट के आधे पार्लियामेंटेरियन अगर अवामी इश्यूज को छोड़ के अगर गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज तनकीद के अंदर अगर मसरूफ हो जाएंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि गवर्नमेंट की टीम भी जो है वो भी उस तनकीद के जवाब देने में शुरू हो जाएगी और नतीजा ये होगा कि अवामी इश्यूज जो है और जो होना चाहिए, जो बिजनेस होना चाहिए, असेंबली का बिजनेस होना चाहिए, हुकूमत का जो बिजनेस होना चाहिए, अपोजिशन का जो सही पॉइंट आउट के लिए रोल होना चाहिए, वो खत्म हो जाता है और सफर पाकिस्तान करता है। ये बदकिस्मती है कि 18-19 साल अब मुझे भी हो गए हैं इन असेंबली के अंदर। मैं आपको बताऊं, हर इलेक्शन के बाद पहले दिन से ही ये मुआज़ाराइयां शुरू हो जाती हैं कि इलेक्शन ऐसे हुई, ये लोग ऐसे हैं। जब तक तमीज और तहजीब का दायरा जब तक बड़ा आगे नहीं बढ़ेगा तब तक मैं समझता हूँ हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। अगर आप 73 साल हिस्ट्री के ऊपर अगर आप चले जाएं कि पाकिस्तान को 73 ईयर्स में अगर देखें आप, हर हुकूमत के अंदर पाकिस्तान पीछे गया है, पाकिस्तान आगे नहीं गया है। थोड़ा बहुत अगर आगे गया है तो वो जनरल परवेज मुशर्रफ का 99 से 2002 वाला दौर था। उसके अलावा रमेश कुमार साहब, बहरहाल अभी भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी इसी बात पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान अभी भी जो है वो पीछे जा रहा है, जो बात अभी आप कर रहे हैं। बहरहाल आपकी जानिब वापस आता हूँ। शिजा फातिमा साहिबा, ये बताइएगा कि APC होने के लिए जा रही है, तमाम जमातें इसमें मौजूद होंगी, मरीम नवाज साहिबा भी जो है वो इस APC में शिरकत करेंगी, ये भी कहा गया है। लेकिन क्या हम प्रैक्टिकल ऑपोजिशन इसके बाद जो है वो देख सकेंगे? क्योंकि आज तक गुज़िश्ता जो 2 साल गुजरे हैं बयानात से ये बात आगे नहीं बढ़ सकी। मौलाना फजल रहमान ने जब मार्च स्टार्ट किया था उस वक्त भी यकीन दहानियाँ करवाई गई थी कि PML उनके साथ है। शहबाज शरीफ साहब गए वहाँ पर जाकर कंटेनर पर उन्होंने खिताब भी किया, लेकिन इससे आगे और कुछ नहीं हो सका। अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके सपोर्टर्स आपसे और अवाम, क्या प्रैक्टिकल ऑपोजिशन देख पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हम तो 2 साल से बिल्कुल ऑपोजिशन भी कर रहे हैं और आपने मौलाना साहब के धरने की बात की।
हमने उनको लाहौर में भरपूर तरीके से, जब वो पंजाब में गुजरे अपना पूरा काफिला लेके, तो जो हमारा तय पाया था, हमने मल्टीपल पॉइंट्स पे उनका इस्तकबाल किया। फिर हमारी पूरी लीडरशिप उनके साथ जाके खड़ी हुई। जितना हमारा उनसे मुआहिदा था हमने पूरा किया। और एपीसी का और इन प्रोटेस्ट का ये मतलब नहीं होता कि हम आइडियोलॉजिकली जो है वो सारी ऑपोजिशन एक पेज पे आ जाती है। मकसद हमेशा से जॉइंट ऑपोजिशन का यही होता है कि लोगों के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर उनकी आवाज़ उठाना। मेरे भाई हैं रमेश कुमार साहब, हमारे इंटरनल डिफरेंसेस बिल्कुल हैं, हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारी अपनी अपनी आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स हैं, मगर जहाँ तक लोगों की बात है और नेशनल एजेंडा की बात है उस पर हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं और एपीसी होगी भी और उसका इंशाल्लाह आगे लाहेअमल भी दिया जाएगा। और ये कहना कि एपीसी से मुल्क को खतरा है या मुल्क की वर्किंग को खतरा है, तो हम मुल्क की वर्किंग की पिछले 2 साल की बात कर लेते हैं। और ये कहना कि हर दौर में पाकिस्तान पीछे गया सवाए जनरल मुशर्रफ के दौर के, तो मैं मेरे ख्याल से अपने भाई से कहूंगी कि अगर वो अपनी ही हुकूमत की स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स पढ़ लेते, 2013 से 18 की सिर्फ पढ़ लें या खाली 2013 और 18 की पढ़ लें, तो उनको डिफरेंस नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान 5 साल में कहां से कहां पहुंचा। और फिर उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। 18 से 20 की भी पढ़ लें तो वो भी नजर आ जाएगा। मैं कुछ अदाद शुमार आपके सामने रख देती हूँ जी। जब हम आए थे 3.5% पे तकरीबन जीडीपी ग्रोथ थी, हम तकरीबन 6% के ऊपर छोड़ के गए थे। जो इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र है, वो हम 4% पे छोड़ के गए थे, आज 9.5% एवरेज है। अशियाए खुर्दोनोश की जो अफरात ज़र है, हम 1% पे छोड़ के गए थे। आज जो आपके रूरल एरियाज हैं 18% वहां पे इन्फ्लेशन है आम खाने पीने की अशिया की। आप चीनी की कीमत देख लें, हम 53 रुपए पे हम 2013 में थी, हम 52 रुपए पे छोड़ के गए थे। आज 105 रुपए की चीनी भी आपको नहीं मिलती। आप आटे की कीमत देख लें, आप दवाइयों की कीमत देख लें, 300% जो है वो ऊपर जा चुकी हैं 2 साल के अंदर। आप बिजली की कीमत देख लें, गैस की कीमत देख लें, आज एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। महंगाई तो खैर, तो बिल्कुल फातिमा साहिबा, महंगाई तो खैर ये हुकूमत भी मान रही है कि बढ़ गई है। ठीक है, हुकूमत भी मान रही है कि महंगाई जो है वो बढ़ गई है, इसका एतराफ कर रही है, लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल ढूंढना है और अवाम को क्या मिलेगा? मैं अगर रिस्पॉन्ड कर लूं, मैं वापस आता हूँ, मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। मैं कायरा साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर, ठीक है शिजा फातिमा साहिबा, ठीक है, मैं वापस आता हूँ। कायरा साहब ये बताइएगा कि अभी अवाम जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद उन्हें कुछ रिलीफ मिल पाए, क्योंकि अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये एपीसी होगी, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि तमाम अपोजिशन जमातें कोई मुश्तरका लाहे-अमल बनाने में कामयाब हो जाएंगी, कोई जॉइंट स्ट्रेटजी सामने आ जाएगी, या एक बार फिर से जो शेख रशीद साहब वाली बात है, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, वही होगा? नहीं, पहली बात यह है कि इसके लिए एक सीरियस रवैया देखें। शहबाज शरीफ साहब हमेशा पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद भी करते रहे हैं, लेकिन बिलावल हाउस में इस मुल्क की खातर, जो इस मुल्क में महंगाई है जिसका मेरी बहन जिक्र कर रही थी, लेकिन मैं इससे आगे जाने से पहले एक बात करना चाहता हूँ। रमेश भाई ने कहा कि ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें हर जो 2 जमातें या दूसरे लोग हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी करप्शन को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो मेरी एक सादा सी बात है कि वज़ीर आज़म साहब से बात पूछने वाली है, जिसके ऊपर 7 अरब का इल्ज़ाम था, जिसने दवाइयों की कीमतें 300 से 500 तक का इजाफा कर दिया, वो तो कराची उनके साथ बैठे हुए हैं। और जिन लोगों के ऊपर 700 करोड़ डॉलर्स के इल्ज़ामात हैं, उनको आप कहते हैं कि आपके रिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप चीनी चोरों को कुछ नहीं कहते, आटा चोरों को कुछ नहीं कहते। ये एपीसी जो हो रही है, ये अपने आप को बचाने के लिए नहीं, इस मुल्क की आवाम को बचाने के लिए है, जिनके ऊपर ये सारा का सारा अजाब आया हुआ है। उस कौम के लिए हम ये तहरीक चलाना चाहते हैं, उससे निजात हम हासिल करना चाहते हैं। मुझे अभी एक ब्रेक की जानिब जाना है, मैं वापस आऊंगा तो यहीं से सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ जो है वो बात करेंगे कि एक जानिब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन कर रही है वफाक में, तो सूबे में पीटीआई के साथ मिलकर मंसूबों पर भी काम किया जा रहा है। तो ये तमाम तर मामलात कैसे एक साथ चलेंगे? वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नदीम असगर कायरा साहब, मैं चाहूंगा पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें ताकि उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मैं कह रहा था कि हम ऐसे लोगों से, ऐसी हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए ये सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं कि आज कौम के ऊपर देख लें महंगाई का, मेरी बहन ने बड़ी तफसील के साथ उसका जिक्र किया है। उनसे निजात हासिल करने के लिए तहरीक हम चला रहे हैं। तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है और आप देखें कि गवर्नमेंट का हमेशा संजीदा रवैया होना चाहिए। 160 अरब 8 अरब का जमातें इकट्ठी ही तो नहीं हो पा रही अभी तक। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के तहफुजात हैं वो भी यही हैं कि जमातें इकट्ठी नहीं हो पा रही हैं। मुझे आपकी बात से इत्तफाक है, लेकिन आप देखें कि मुख्तलिफ नजरियात होते हैं, मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ मंशूर होते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा करना ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ बिलावल साहब का ये स्टेप के तमाम जमातों को एक एजेंडे पर ले आना, मौलाना फजलुर रहमान साहब का, शहबाज शरीफ साहब का एक नुक्ते पर इकट्ठे हो जाना, ANP का इकट्ठे हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बात कर रहा था 160 अरब की। देखें 8 अरब का आपने जब कोरोना वायरस था तो 8 अरब गवर्नमेंट सिंध खा गई, तो आज पूरी कौम पूछती है कि 160 अरब जो सितंबर 2018 में आपने जिसका ऐलान किया था वो तो नहीं दिया, और आज भी एक ब्लेम गेम खेली जा रही है। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर भरपूर जो है पूरी कौम को और मीडिया पर बताना चाहिए कि 1100 अरब की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, जिसमें नीयत ही नहीं है। जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा तो चोरों को अपने साथ बिठा लिया, इसी तरह आज कह रहे हैं कि 1100 अरब मैं कराची के लोगों को दे रहा हूं। तो सोचने वाली बात यह 300 अरब आप दे रहे हैं और 800 अरब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे रही है, और वो भी आपने प्राइवेट सेक्टर से भी, चाइना से भी, वर्ल्ड बैंक से भी लेकर काम करना है। और उसमें आप दे क्या रहे हैं? 5% आप दे रहे हैं, 36 अरब रुपया आप दे रहे हैं और 5% उसका बनता है, और उसके बावजूद आप अपनी शोबदाबाजी, उसी तरह के रवैये, उसी तरह की चीज़ें सम के सम रख रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अपोजिशन जो है वो तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो गई हैं कि शोबदाबाज गवर्नमेंट से, इस शोबदाबाज गवर्नमेंट के नुमाइंदों से और चोरों से रमेश कुमार साहब के सामने रखता हूं, उनका रद्द-ए-अमल इस पर जान लेते हैं। रमेश कुमार साहब, कायरा साहब ये कह रहे हैं कि जी फेडरल दे क्या रहा है, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से भी जो है ये रकम दी जा रही है और सिर्फ चंद अरब रुपए हैं जो कि फेडरल जो है वो इस पर दे रही है। क्या कहेंगे रमेश कुमार साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि जो भी पैसे दिए जाते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक की तरफ से, वो फेडरल गवर्नमेंट की गारंटी के ऊपर दिए जाते हैं, उनके एश्योरेंस के ऊपर दिए जाते हैं। ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि प्रोविंस पैसे दे रहा है या फेडरल गवर्नमेंट दे रहा है। मैं तो आज भी ये कहता हूं कि म्यूचुअली ये काम होना चाहिए। आपको मैं बताऊं कि मैं अपनी पार्टी के अंदर वाहिद बंदा था जिसने सिंध की पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को डिफेंड किया कि नहीं, इसको चलने दें। आप कराची को जो है वो सिंध और कराची को आप कभी भी ऐसे नहीं तोड़ सकते, और कराची मीन्स सिंध, सिंध मीन्स कराची, और लिहाजा आप मिल के करें। 2-3 दिन जो डिले भी हुआ इन कमेटी के तहत, मैंने एक दिन पहले ही, मेरे साथ शैला रजा थी और अपना ख्वाजा इजार हसन था, मैंने कहा सारी चीजें तय पा गई है और ये कराची के हवाले से मिल के डेवलपमेंट का काम होगा। अगर आज भी इस चीज के हवाले से मीडिया के ऊपर और हमें रमेश कुमार साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुख्तलिफ क्या है इस बार? क्योंकि पैकेजेस तो पहले भी अनाउंस किए जाते रहे हैं। इमरान खान साहब पहले जब आए थे यहाँ पर 162 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस करके गए थे, उसका क्या बना? अब की बात जो पैकेज अनाउंस किया गया इसमें क्या मुख्तलिफ है? देखिए, मैं समझता हूँ जो एक कमेटी बनी है उस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर और जो प्लानिंग बनाई गई है स्पेशली PND डिपार्टमेंट की तरफ से, वसीम अख्तर की तरफ से, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उस प्रोजेक्ट को फाइनल किया गया कि अब कराची की डेवलपमेंट के हवाले से 3 साल प्लान में ये चीजें करनी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट मिलके करेगी। कोई किसी के हवाले फंड देने की बात नहीं है कि ये वो कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को देने हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देने हैं या फेडरल, ये मिलके काम होगा, ट्रांसपेरेंट काम होगा। ये नहीं होगा जैसे माजी में भी काम नहीं हुआ, सिंध गवर्नमेंट कहे कि 162 अरब हमें दे दें, वसीम अख्तर कहे कि हमें दे दें, जिसकी वजह से ये एक का फकदान है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ा है सिंध के हवाले से। और इस हवाले से
ये चीजें तय पा गई है। और ये चीजें जब 10 दिन पहले साईं मुराद अली शाह और नासिर शाह इस्लामाबाद आया था, जो हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर ये सारी हो गई है। अब मैं समझता हूँ अब कराची आपको चेंज नजर आएगी। अगर दोबारा इसी तरीके से मुख्तलिफ लोग आएंगे मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर जिनको पता नहीं है, तो ये समझता हूँ कि इस हवाले से कराची के हवाले से 6 रुकनी जो कमेटी बनी है उससे बात रखनी चाहिए। वही अगर बात करें जिसको अंदर का पता हो, मगर जिसको अंदर का पता नहीं होता है। कल भी मैं एक मीडिया चैनल के ऊपर देख रहा था, मैं उस चैनल पे उनके साथ पीपुल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी थी परसों की, मतलब जो चीजें हो रही थी। रमेश कुमार साहब, वेरी शॉर्ट आंसर, क्या ये कमेटी जो फॉर्मुलेट की गई है इसके बाद ये हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक बहुत बड़ा एक खला था, जो एक बहुत बड़ा फर्क था, इख्तिलाफ था, वो किसी हद तक जो है वो कम हो रहा है? मैं समझता हूँ टाइम, हालात और वक्त जो है ना, ये हर टाइम पे जो है इकट्ठे नहीं होते हैं। और टाइमली जो इस वक्त जो आवाम का जो पैमाना आपने देखा कि सोफिस्टिकेटेड लोग जो है पहले आज डिफेंस के बुखारी और इताद को आज लाई चाहिए। आप मुझे बताएं कि अगर 5-6 लाइट नहीं हो, ये कोई छोटा इशू। जब हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम रहेंगे, मैंने आपको कहा 73 साल जो है ना, तो ऐसा नहीं से काम लेना पड़ता है, क्योंकि पीपुल्स पार्टी की अपनी विल वहाँ। रमेश कुमार साहब, अवाम तो बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मिलता क्या है उन्हें इसके जवाब में, क्योंकि जो पैकेजेस पहले अनाउंस किए गए शायद अवाम उससे भी मुस्तफीद नहीं हो सके, उससे भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अब की बार अवाम को क्या मिलता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे एक ब्रेक की जानिब जाना है, ब्रेक से वापस तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शिजा फातिमा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो बज़िद हैं, उनका हमेशा से ये मुतालबा है कि इस गवर्नमेंट को चलता करें, इस गवर्नमेंट को ख़त्म करें और उसके बाद शफाफ इलेक्शंस के साथ, अवामी मैंडेट के साथ जो है वो नई गवर्नमेंट तश्कील दी जाए। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान की इस डिमांड के साथ है, उनके साथ खड़ी है, या इन हाउस चेंज पर भी बात हो सकती है? देखिए, बात यह है कि जो अवाम के हालात हैं पिछले 2 साल से, जिसमें तकरीबन कोई 40 लाख लोग अपनी रोज़गार कोरोना के आने से पहले गंवा बैठे थे, और आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो -10% पे थी, GDP -0.4% पे थी। तो ये इन हालात के अंदर पाकिस्तान का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, और ऑलरेडी इस मुल्क की मईशत को इतना नुकसान पहुंच गया है कि इसको रिकवर करते हुए ही बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इस तरह की नाअहली और जो करप्शन के, मेगा करप्शन के कोई 8-10 केसेस इस हुकूमत के 2 साल में हमारे सामने आ गए। इसमें इस हुकूमत का मजीद चलना पाकिस्तान के लिए एक खतरे का बायस है, अब बन गया है। तो इसमें अब ये है कि हम जितने भी हमारे पास हमारे आइन के दायरे में रहते हुए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम उन सबको एक्सप्लोर करेंगे। जो APC की रहबर कमेटी है वो बैठी हुई है, वो एजेंडा भी तय करेगी, वो एक चार्टर ऑफ डिमांड्स भी जो है वो सामने लेके आएगी, और जो भी वो चार्टर ऑफ डिमांड्स होंगे वो एक कंसेंसस के साथ, ऑल पार्टीज के कंसेंसस के साथ सामने आएंगे, और उसमें फिर हम उसके मुताबिक उसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलेंगे। हम कोई यहाँ पे रेवोल्यूशन नहीं लाने जा रहे, ना हम यहाँ पे कोई PTI के क्लेम्स की तरह कोई सिविल डिसोबीडियंस करने जा रहे हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को यूज करते हुए प्रोटेस्ट करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहते हुए इस हुकूमत से जल्द अज जल्द छुटकारा पाने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि अब जो वक्त है, मैं फिर से मेरे भाई जो है वो 5 साल हमारे साथ हुकूमत में रहे हैं, जरूर इसका क्रेडिट भी ले सकते हैं कि पाकिस्तान 2013 में जो 22 घंटे की लोड शेडिंग और जो सिक्योरिटी के हालात थे पाकिस्तान के, उसमें तो कोई पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था।
उन हालात से निकल के एक बिल्कुल लोड शेडिंग को खत्म करते हुए, सिक्योरिटी सिचुएशन 98% बेहतर करते हुए पाकिस्तान उभर के एक रोशन पाकिस्तान की तरह सामने आया था, जो 2 साल में इन्होंने उसको फिर से तारीकियों में जो है वो धकेल दिया है। तो मैं रिपीट करती हूँ कि हम कोई इस किस्म की बात नहीं करेंगे कि जिससे जो है वो किसी भी किस्म का आपको ऐसा लगे कि हम कोई गैर आईनी या गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। हम पुरानी सियासी जमातें हैं, हम बिल्कुल इस तरह की इमेच्योर हरकतें नहीं करेंगे जो हमने पिछले 6-7 साल में पीटीआई की तरफ से देखी हैं। रेस्ट अश्योर्ड इंटरनल डिफरेंसेस बिल्कुल सामने हैं, होते भी हैं, इश्यूज भी होते हैं, मगर यही सियासत होती है, यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है कि आप टेबल पे बैठते हैं, आप कंसेंसस क्रिएट करते हैं और वो कंसेंसस आपको इंशाल्लाह नजर आएगा। सही, यानी कि आइन के दायरे में रहते हुए तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। नदीम अस्कर कायरा साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एपीसी में शिरकत भी कर रही है और भरपूर अपोजिशन करने का इरादा भी रखती है। अभी होस्ट तो कर रही है, मेज़बानी तो कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एपीसी की, लेकिन उसके बाद अगर ये तमाम तर जिम्मेदारी इस तहरीक की बिलावल भुट्टो साहब के कांधों पर अगर आती है तो क्या वो इसको लीड करेंगे? क्योंकि एक तरफ तो आपका वर्किंग रिलेशनशिप बन रहा है सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वहां पर आप मिलकर मंसूबों पर काम कर रहे हैं, दूसरी जानिब अगर ये तहरीक चलेगी तो कैसे पैरेलल इन मामलात को लेकर चला जाएगा? पहली बात यह है कि गवर्नमेंट का और पार्टीज़ का एक अलग-अलग सिस्टम है। देखिए, सिंध गवर्नमेंट जो है वो अगर वर्किंग रिलेशनशिप अपना बनाती है वफाक के साथ तो ये अच्छी बात है, और कराची के मसाइल के ऊपर, पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर अगर सूबाई गवर्नमेंटों के साथ अगर कुछ चलती हैं, जो वफाक के साथ सूबाई गवर्नमेंटें चलती हैं, तो ये आइन और कानून के मुताबिक है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मेरे एक भाई कह रहे थे इससे पहले कि भाई बाहर वाले लोगों को क्या पता, शर्मिला फारूकी को क्या पता, वो सच कह रहे हैं कि वाकई नहीं पता होता, लेकिन जिनकी मैशत के ऊपर नज़र होती है वो बाहर ही बैठे होते हैं और वो मैशत की ठीक करने का अपने एनालिसिस कर रहे होते हैं। इसी तरह जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी नज़र होती है। इसी तरह हम सियासी लोग हैं, शर्मिला भी सियासी एक पार्टी से तल्लक रखती हैं, सीनियर हैं, MP हैं, इसी तरह मैं एक छोटा सा कारकुन हूँ अपनी पार्टी का, तो हमारी नज़र ज़रूर है। हम ये ज़रूर पूछने का हक रखते हैं कि वफाक ने रवां साल में 700 अरब रुपए का उनका डेवलपमेंट बजट है, तो वो 1100 अरब का अगर ऐलान करेंगे तो ये तो हमारा हक है, ये तो हमें पूछने का इख्तियार है ना बाहर बैठे हुए लोगों को कि भाई आप कैसे दूसरा जो पैसे हैं ये कहाँ से पूरे करेंगे। इसी तरह जैसे आप आ जाएं कि जो जमात की क़यादत अगर देती है, तमाम सियासी जमातें मिलकर बिलावल भुट्टो साहब को कहते हैं कि आप लीड करेंगे, आप तमाम सियासी जमातों को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि ये इसमें कोई शक नहीं है कि आज पूरी कौम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ देख रही है। यंग आदमी है, आने वाले वक्त में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तो अगर वो क़यादत उनके कंधों पर आती है तो ज़ाहिर है वो बीबी शहीद के बेटे हैं, वो आसिफ अली जरदारी साहब के बाहिम्मत बाप के बेटे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के वो नवासे हैं। तो अगर ये क़यादत मिले, ये पीपल्स पार्टी के लिए भी फ़ख्र की बात है, 22 करोड़ अवाम के लिए भी फ़ख्र की बात है, और मैं समझता हूँ ये बिलावल साहब इंशाल्लाह अगर क़यादत, देखें ये तो फैसला सियासी जमातों का होता है कि उन्होंने किसको लीड करवाना है। यानी कि बिलावल साहब को अगर ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वो बखुशी इसको लीड करेंगे, इस तहरीक को लेकर चलेंगे। मुझे भी एक ब्रेक की जानिब जाने से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रमेश कुमार साहब, ये बताइएगा कि अभी FATF के कवानीन की जो है वो मंजूरी ली जानी है। असम्बली का इजलास 14 सितंबर को, सेनेट का 15 सितंबर को होने के लिए जा रहा है। क्या लाहे अमल सर हुकूमत की जानिब से तरतीब दिया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद जो है वो APC भी होनी है। क्या ये एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट के ये कवानीन जो है वो इस सेशन में मंजूर करवा लिए जाएंगे? असेंबली का सेशन 7 तारीख को होना था, मगर मैं खुद पार्कर में हूँ और काफी चीजें जो है वो फ्लड की वजह से खराब हो गई है, स्पेशली सिंध के अंदर मिसमैनेजमेंट की वजह से। हम तो कराची को डिस्कस करते हैं, मगर मुझे तो सिंध की ज्यादा सूरत जो है वो खराब नजर आती है।
तो उस हवाले से असेंबली का सेशन अब 14 तारीख को चला गया है और ये बदकिस्मती है कि सेटअप जो है वो हमें दूसरा कोई मुल्क या जो है कोई ऐसी एजेंसी कहे कि भाई आपके मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग है और आपके मुल्क के अंदर जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट किया जाता है और कोई हमें कहे। हमें तो शर्म आना चाहिए इस चीजों के हवाले से। हमें ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क को हम ऐसा बनाए जो कायदे-ए-आज़म कहता था कि मैं अपने मुल्क को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि मदीना रियासत के बाद ये मिसाल होगी ह्यूमन राइट्स की, इसूलों की, सियासत की। मगर हमारे लिए जो है जो बुरी चीजें हैं वो हमारे खाते में। मैंने कहा ना, अगर 63 सालों का आईना अगर आप देखें तो 63 सालों के आईने में जो भी हुक्मरान गुजरे हैं, हाँ, इसमें जैसे शिजा ने बात की, मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा दहशतगर्दी के हवाले से। 2008 से 2013 का जो वक्त था, फेडरल गवर्नमेंट पीपुल्स पार्टी के पास ही, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपुल्स पार्टी के साथ ही, एमपीएम उनके साथ ही, मगर दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। मगर 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई, मियां साहब ने स्पेशली चौधरी निसार का जो रोल था, उसने कहा नहीं, मैं पहले कराची को प्रायोरिटी दूंगा और मियां साहब को लेके वहां पहुंचा। और एमपीएम हमारे इत्यादी बनना चाहती थी, हमने एमपीएम को इत्यादी नहीं बनाया। चौधरी निसार, मैं उस यकीनन आपका बहुत बड़ा किरदार रहा रमेश कुमार साहब इसमें, और हालात जो है वो बेहतरी की जानिब डेफिनेटली आए हैं। मेरे पास वक्त कम है, मुझे बाकी मेहमानों से भी क्लोजिंग रिमार्क लेने हैं। शिजा फातिमा साहिबा, जब FATF कवानीन की बात की गई तो शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी और कहा गया था कि जी NRO किसने मांगा, और उन्होंने वो कागज़ लहरा के दिखाए थे कि जी ये वो दस्तावेज़ हैं कि जिसमें FATF की आड़ में जो है वो NRO मांगा जा रहा है। अब अभी FATF कवानीन की मंजूरी के हवाले से क्या लाहे अमल है PMLN का? FATF जो हैं उसके तकरीबन कोई 11 से 12 जो हैं वो कवानीन हैं जो असेंबली ने पास करने थे। उसमें से तकरीबन हमने 8 बिल जो हैं या 9 बिल हम पास कर चुके हैं। ये लोग एक्चुअली करना ये चाह रहे हैं कि FATF के गार्ड में ये हुकूमत जो है वो ब्लैक लॉज लाना चाह रही है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देती हूँ। ये एक कानून ला रहे थे जिसमें 180 दिन के लिए आप किसी भी बंदे को उठा के ले जाएं मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में, ना आपको उसको कोर्ट पेश करना पड़ेगा, ना आपको उसके लिए किसी मजिस्ट्रेट की ज़रूरत है। होम सेक्रेटरी एक सरकारी अफसर साइन करेगा और आप उस शख्स को मिसिंग पर्सन कर देंगे। अगर कोर्ट पेश करेंगे तो इन कैमरा, विदाउट कैमराज वो पेश होगा। इस किस्म के काले कानून जो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, ये वो लाना चाह रहे हैं FATF के अंदर। अब जब हम उनको अमेंड करते हैं, यकीनन इस हवाले से नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। शिजा फातिमा साहिबा, माजरत के साथ वक्त मेरे पास बहुत कम है। कायरा साहब से लास्ट कमेंट कायरा साहब से। जी कायरा साहब, FATF के हवाले से क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? मैं शिजा की बात को ही सेकंड करूंगा। देखें, पहली बात यह कि मुल्की सतह पर जो मामलात हैं उसके लिए तो तमाम सियासी जमातों ने उनके साथ चलने की कोशिश भी की, कानून भी पास किया, लेकिन तानाजनी भी उन्होंने गवर्नमेंट ने की। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक है। देखें, एक शख्स को आप 3 माह के लिए, 6 माह के लिए उठा लें और कोर्ट भी ना रिलीज करे, ये इसी तरह जैसे अंग्रेज़ों के दौर में और अभी भी होम सेक्रेटरी जो है वो डिटेंशन ऑर्डर निकाल देते हैं, 3 माह के लिए इसको नजर बंद कर दें। ये कवानीन नहीं होने चाहिए। अगर किसी के ऊपर इल्जाम है, पहले उसकी इंक्वायरी करें, उसको चेक करें और उसके बाद मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया नदीम असगर कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। शिजा फातिमा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखना यह है कि अब इन कवानीन की मंजूरी के हवाले से गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है और उस पर खुसूसन ये अपोजिशन की बड़ी जमातें PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लाहेमल होता है। सब नजरें यकीनन असेंबली में अब इनकी जानिब होंगी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।